हेलो फ्रेंड्स, किसी चीज को पाने की कोशिश अगर बहुत शिद्दत से की जाए तो कहा जाता है कि पूरी कायनात भी शामिल हो जाती है हमें उस चीज से मिलाने के लिए। तो क्या समझते हैं आप इस थॉट से? हमें ये समझ में आता है इस थॉट से कि पूरी प्रकृति भी हमारा साथ देती है, पूरा नेचर भी हमारा साथ देता है अगर हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी है। क्या बात सीखी है? और ये बहुत ही अनोखा फैक्ट है कि ये थॉट का एनालिसिस हम कभी नहीं करते। हम सिंपली इस थॉट को सुनकर जुनून से भर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है। वो क्या लॉजिक है वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी। वो ये लॉजिक है कि हमारा बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ब्लड, और ब्लड में मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। एंड हीमो मीन्स व्हाट? Hemoglobin is a kind of protein which contains what? Iron content. Hemo is iron. तो यहाँ पर हमारे ब्लड में जो रेड कलर है वो आयरन की वजह से है, क्योंकि जब भी हम एप्पल काट के रख देते हैं, पालक रखा रह जाता है तो वो धीरे धीरे रेड या ब्लैक हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे ब्लड में आयरन कंटेंट है। और आपको क्या पता है, पृथ्वी के सेंटर में सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो पाया जाता है दैट इज आयरन, विच इज कॉल्ड फेरस इन साइंस। निकल एंड फेरस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ये बेसिक कंपोनेंट जो आयरन है और हमारे ब्लड का जो कंपोनेंट आयरन है, क्या इन दोनों में समानता नहीं है? आयरन हैज दिस फीचर ऑफ मैग्नेटिज्म। आयरन में एक फीचर होता है जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, मैग्नेट, टू अट्रैक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने माइंड को सर्कुलेट करते हैं, जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स की जो संरचना है, जो बनावट है हमारे माइंड की, उसमें इन थॉट्स का अगर संचार होता है तो वही मैसेज हम प्रकृति को भी भेजते हैं। और क्योंकि ये प्रकृति में हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी भी इसी कंपोनेंट से बनी है, दैट इज कॉल्ड फेरस, आयरन इन कॉलोकियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये आयरन और हमारे ब्लड का आयरन एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। उसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जब मैच हो जाती है, ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड मैच हो जाती है तो क्या होता है, वो चीजें असलियत में भी होने लगती है। तो इस थॉट से मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, इस थॉट से हम पहुंचने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में। और उस इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में क्योंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर का सारा टॉपिक, और उस विलियम शेक्सपियर के टॉपिक में हमने जाना था अबाउट द एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज के साथ ही मैंने सोसाइटी का सिनेरियो भी आपको डिस्क्राइब किया था, दैट इज रेनेसेंस। अब ये रेनेसेंस क्या था, मैंने आपको बताया था, ट्राई टू रिकलेक्ट इट। ये रेनेसेंस था रिवाइविंग, ये रेनेसेंस था रीबर्थ ऑफ थॉट्स, ये रेनेसेंस था ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। यही चीजें हमने सीखी थी। तो इसी थॉट को, इसी नोशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया राइटर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज, राइटर तो मैं नहीं कहूंगी उनको, क्योंकि वो ऐसे पर्सोना हैं हु कैन बी कॉल्ड एज मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स, यहाँ पर आपके लिए एक ईडियम भी आ गया, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स वेरी स्कॉलर पर्सन। तो मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है इनको, दैट इज जॉन मिल्टन। एंड जॉन मिल्टन, व्हाई ही इज कॉल्ड मैन ऑफ लेटर्स? बिकॉज हमने एलिजाबेथन एज में पढ़ा था क्या, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वर देयर। द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वर द बेसिक थीम ऑफ व्हाट, ड्रामास। और ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है? विलियम शेक्सपियर was having the excellency in dramatic part। तो इन्हीं के ड्रामेटिक जो पार्ट है, दैट इज सलिलिकी एंड असाइड, वो बहुत ज्यादा गुनगुनाए जाते हैं और आज भी कहे जाते हैं कि वो रेलेवेंट है इस सोसाइटी में भी, कि हर आदमी और औरत, एवरी मैन एंड वुमेन हैज देयर एंट्रेंसेस एंड देयर एग्जिट्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्टेज। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सीखा था कुछ रेनेसेंस के बारे में, और रेनेसेंस था लॉजिक। तो आज मैं ये लाइनें आपको कोट करके और ये रेनेसेंस के बारे में वापस रिकलेक्ट करके क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रेनेसेंस है, जो लॉजिक वाली बात हमने पढ़ी थी, जो रीबर्थ की बात पढ़ी थी, उसमें मैंने एक सेगमेंट बनाया था। और देखिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मेरा प्रीवियस वीडियो, तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज दैट प्रीवियस वीडियो इज इंटरकनेक्टेड विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमने बात करी थी अपने प्रीवियस वीडियो में, क्या मैंने एक डायग्राम बनाया था। अगर आपको याद हो कि वो क्या डायग्राम था, तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा था, दैट गॉड, यहाँ पर लिखा था, उसके बाद में मैंने लिखा था प्रीस्ट, राइट। अब
अब यहाँ पर इसका कनेक्शन है बिकॉज वी डू हैव एजेस इन इंग्लिश लिटरेचर, हिस्टोरिकल एजेस, और उन एजेस में हमें क्रोनोलॉजिकल मैनर में पता होना चाहिए कि ये जो सारे सेगमेंट्स हैं, ये जो एजेस हैं, दे आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज, ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर देखे जाएं तो आगे से आगे इनका जो फॉर्मेशन होता है वो क्रमबद्ध तरीके से ही हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर एलिजाबेथन एज में एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम तो नहीं कह सकते हैं, ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ओनली आई एक्सप्लेन सम टर्म्स टू यू, और उसी टर्म्स में मैंने बताया था कि गॉड है, प्रीस्ट है, और यहाँ पर HB पेंसिल है, दैट वाज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि एलिजाबेथन एज में ये भाई साहब दैट इज प्रीस्ट, ये जो है वो क्या हो गए थे, ये पैसिव हो गए थे, एंड a human being, a normal human being can do directly WhatsApp to God, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन वो बिठा सकता है अपना ईश्वर के साथ में। ये चीज हमने कौन से एरा के लिए सीखी थी? दैट वाज द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट वाज द एज ऑफ रेनेसेंस, दैट वाज द एज ऑफ एलिजाबेथन एज। यहाँ तक हम अपनी कहानी सुन चुके हैं और इस कहानी को सुनने के बाद हम ये सब समझ भी चुके हैं। तो इसी का इंटर रिलेटेड आगे की कड़ी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो ये ह्यूमन बीइंग था जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट गॉड से इंटरेक्शन वो कर सकता था, और वो गॉड्स को जो भी सुप्रीम पावर गॉड के पास होते हैं वो इन्हें महसूस कर सकता था, और इसी वजह से विलियम शेक्सपियर ने अपना एक बहुत ही डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ड्रामेटिक डिवाइसेस के जैसे यूज किया है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। यहां तक हमने बात समझी थी। अब हम आगे बात देखने से पहले एक नई चीज और समझते हैं। वो क्या नई चीज थी? अभी मैं बात कर रही हूं, इसमें मैं हेडिंग डाल देती हूं दूसरी। ठीक है, डायग्राम मेरा यही रहेगा, हम यहां तक समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पुराना वाला वीडियो तो डू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो एंड देन यू आर हैविंग दैट प्रिविलेज टू एंजॉय दिस वीडियो, राइट। तो यहां पर जॉन मिल्टन की बात हो रही है, मिल्टॉनिक एज की बात हो रही है, एंड जॉन मिल्टन एज वाज आल्सो कॉल्ड प्यूरिटन एज। उसमें हम आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको हम पॉज देते हैं। जॉन मिल्टन के टॉपिक को अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, पॉज देते हैं और अभी हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और वो एनालिसिस क्या है कि हमने अगर संस्कृत पढ़ी हो और अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ी है तो आई विल मेक यू नो ऑल दोज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच आर देयर इन आवर संस्कृत कल्चर ऑल्सो। संस्कृत कल्चर में हमने पढ़ा है द्वैतवाद। ठीक, संस्कृत कल्चर में हमने पढ़ा है द्वैतवाद। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, ये थोड़ा सा, इसको मैं हिंदी में ही लिखती हूं क्योंकि इसका एसेंस जो है वो हिंदी से ही आता है। तो यहां पर ये जो द्वैतवाद है, वाद यानी कि फिलोसफी, विवाद नहीं है, ये द्वैतवाद। तो ये जो द्वैतवाद है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ड्यूअल सिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूअलिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे आपके फोन में 2 सिम होती है, उसी तरह से द्वैतवाद का जो नोशन था वो माधवाचार्य द्वारा दिया गया था। व्हाट वाज दैट? द्वैतवाद में कहा गया था माधवाचार्य ने कि ईश्वर और इंसान, ईश्वर और मानव, ईश्वर की सत्ता बिल्कुल अलग है, और जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी एंटिटी, उसका जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अलग है। So that's why he used the notion, Madhvacharya gave the ideology that is called द्वैतवाद। द्वैतवाद यानी कि ड्यूअल, ड्यूअल यानी कि 2। ठीक है, तो यहां पर उसने 2 एलिमेंट्स बताए, और वो 2 एलिमेंट्स क्या कहे कि एक एलिमेंट तो गॉड होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, हमने अपने एलिजाबेथन पीरियड में क्या पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता था गॉड से। ठीक है, वो साधना करके, तपस्या करके, मेडिटेशन करके, और इस तरह के ड्रामेटिक डिवाइसेस को देखकर, विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को देखकर ये एहसास कर सकता है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का कितना इंटीग्रल पार्ट है वो हमारी सोसाइटी का। तो इस तरह से हमने यहाँ तक सीख लिया था। द्वैतवाद आपने सीख लिया। सिंपली यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय द्वैतवाद? द्वैतवाद इज ड्यूअल, 2। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको क्या बताने वाली हूं? तो मैं ये बताने वाली हूं कि ये जो नोशन था, ये जो आइडियोलॉजी थी, दैट इज कॉल्ड द्वैतवाद या ड्यूअल सिस्टम। इसी द्वैतवाद को हम जॉन मिल्टन के पीरियड में, दैट इज कॉल्ड प्यूरिटन एज, उसमें भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। और ये कि ये चीज यहां पर भी कॉपी होती है, और वो कॉपी करने में हमें क्या समझना है कि गॉड और ह्यूमन बीइंग में एक रिलेशन तो है, इट इज कंप्लीटली 2 एंटिटीज,
ये दोनों सिस्टम जो हैं अलग अलग हैं, एक ईश्वर है और एक ह्यूमन बीइंग है। और उस ईश्वर और ह्यूमन बीइंग में ये ह्यूमन बीइंग जो है ये कैसा है, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ये जो ह्यूमन बीइंग है ये सबऑर्डिनेट है। जैसे आपने सुन रखा है मेरी ही वीडियो क्लासेस में, और भी आप हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट्स हैं तो जानते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अशोक कहता है कि मैं मेरी प्रजा के लिए किसके समान हूं, पिता के समान हूं, पितृवत व्यवहार करूंगा मैं अपने प्रजा के साथ। मतलब उसका क्या कहना हुआ कि सारी प्रजा क्या है, सबऑर्डिनेट, और मैं क्या हूं, आई एम द डोमिनेटिंग फीचर, आई एम द डोमिनेटिंग सिस्टम। मैं अपना निरंकुश शासन कर सकता हूं। और वो निरंकुश शासन कैसा होगा, वो निरंकुश शासन स्वेच्छाचारी नहीं होगा, वो डोमिनेटिंग तो होगा, लेकिन कैसा होगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट। तो यहां पर प्रजा के लिए जो अच्छा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपका नियंत्रण भी करूंगा, लेकिन मेरा व्यवहार कैसा होगा, पितृवत व्यवहार होगा। पितृवत मतलब फादर लाइक। तो अब यहां पर एज अ फादर आई विल बिहेव, आई विल रूल इन दिस सोसाइटी। तो एज अ फादर कहने का उसका क्या मतलब है कि आपको जरा सा भी इंटेरोगेशन मेरे से नहीं करना है, मैं जैसा आपको कंट्रोल कर रहा हूं बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था चलनी चाहिए, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, मैं ईश्वर का पैगंबर हूं और पितृवत मैं आपसे व्यवहार करूंगा। यानी कि मेरे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो कोटेशंस हैं, उनको चैलेंज करने का अधिकार आपका नहीं है। बाहुबली में भी आपने वो लाइन सुनी थी, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो यहां पर भी अशोक के जो वचन है वही उसके शासन है। यहां पर चैलेंज नहीं कर सकता है कोई भी उसको, कि किसी पब्लिक ने आके कह दिया कि अरे भाई ये अभिलेख क्यों लिखवा रहे हो आप, फालतू में भाटों पर ये इंस्क्राइब करवा रहे हो, बेकार का टाइम वेस्टेज है। तो नोबडी कैन चैलेंज Ashoka's statements. So that was called the kind of dominating, and that was called a kind of a system in which one is having the supreme power and others are the subordinate. तो यहां पर भी यही बात हुई है, कहां पर, जॉन मिल्टन के टाइम। कहां पर, अब मैं एक वर्ड और लिखूंगी यहां पर, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजी आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगी along with संस्कृत लिटरेचर टच। तो यहां पर जॉन मिल्टन की एज को ही कहा जाता है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन, अब प्यूरिटन मतलब क्या, प्यूरिटन मतलब टू प्योरीफाई। तो यहां पर जितना व्यक्ति की आत्मा जितनी पवित्र होगी, जितना वो प्योर सोल होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो नेटवर्क है, जो डिश एंटीना का कनेक्शन है, वो इस एचडी टीवी से स्थापित हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दैट देयर इज द ड्यूअल सिम, द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा दिया गया। तो वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में एक एज आती है, दैट इज प्यूरिटन एज, दैट इज जॉन मिल्टन एज। और उस एज में हमको क्या सीखना है, दैट देयर आर टू एंटिटीज। कौन सी एंटिटीज हैं, एक गॉड है और एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये जो एंटिटीज हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये हैं सबऑर्डिनेट। कौन, ह्यूमन बीइंग जो है वो इस परम सत्ता का, इस ईश्वर का क्या है, अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है। तो यहां पर इस ह्यूमन बीइंग को किसकी बात माननी पड़ेगी, किसके आदेश मानने पड़ेंगे, ईश्वर के। और यही कहलाई प्यूरिटन एज। तो ये जो आदेश माने जाएंगे और ईश्वर की कृपा जिस पे बरसेगी, वो ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, उसकी क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी क्या है, कब तक वो ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, तो जब तक उसकी आत्मा जो है वो कैसी है, प्योरीफाइड, पवित्र आत्मा। तो जब तक प्योरिफिकेशन नहीं है, देखिए प्योरिफिकेशन के लिए हमने एक वर्ड और सीखा था ड्रामेटिक डिवाइस में, इफ यू डू रिमेंबर, कैथारसिस। तो इसी तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि जैसे ही मैंने प्योरीफाई वर्ड यूज किया, तो प्योरीफाई वर्ड से आपके दिमाग में कैंट आरओ का इमेज नहीं बननी चाहिए, हेमा मालिनी की कि मैं तो प्योर वाटर ही पीती हूँ आरओ का। तो इस तरह से नहीं, प्योरीफाई से आपके इंग्लिश लिटरेचर का दिमाग में आना चाहिए दैट व्हाट इज द टर्म यूज फॉर दिस प्योरिफिकेशन, परगेशन ऑफ फीलिंग्स इज कॉल्ड कैथारसिस। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही है जो मैं इस वीडियो में दे रही हूं, तो डोंट फॉरगेट टू ऐड योरसेल्फ इन आचार्य क्लासेस। हमारा ऐप भी है, उस एप्लीकेशन में जाकर आप इन क्लासेस की और डिटेल देख सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि आपको ये वीडियो समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पर हमने संस्कृत देखा, यहाँ पर हमने एक प्योरिटन एज देखी, और यहाँ पर हमने देखा कि दो एंटिटीज हैं।
और ये ह्यूमन बीइंग कैसा है, सबऑर्डिनेट है। इसका कनेक्शन ईश्वर से कब होगा, जब उसकी आत्मा जो है वो पवित्र होगी, प्योर सोल होगा। और प्योर सोल होने के लिए वो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग 36 गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी शादी होगी। तो यहाँ पर ये 36 गुण मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट 32 या 33 वर्च्यूज तो उसमें होने ही चाहिए। ये इस तरह का कुछ डिजाइन किया गया था, ये एक तरह का पैरामीटर था कि यहाँ पर जितना व्यक्ति प्योर होगा उतना ही उसका कनेक्शन गॉड से ज्यादा होगा। और इसी को फिर हमने कहा कि इस परमानंद में, ये इस परमात्मा में ये आत्मा जो है वो विलीन हो जाती है। तो इसी सत्ता में विलीन हो जाती है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि परमात्मा में आत्मा जो है वो अंततः विलीन हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम हम भगवत गीता में देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम हम फिलोसॉफिकल आइडियाज में देख रहे हैं, और यही सारा सिस्टम हमें सीखना है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पर ये बात हमने सीखी कि इसका कनेक्शन होना चाहिए, कैसे होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट फैकल्टीज अ ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू गॉड। तो यहाँ पर ये फैकल्टीज होनी चाहिए प्योरिफिकेशन की, ठीक है। दैट कैथारसिस इज अ ड्रामेटिक डिवाइस, दैट इज परगेशन ऑफ फीलिंग्स। किसी और को देखकर, जैसे हम नहीं टीवी में बहुत सारे शोज आते हैं, उन रियलिटी शोज को देखकर हम भी रोने लगते हैं कि मेरे पापा जो है वो हेयर कटिंग का काम करते हैं, नाई हैं, और हमारे घर में मेरी मम्मी जो है वो घर घर जाकर काम करती हैं, लेकिन फिर भी मैं दृढ़ निश्चय थी और मुझे अपना मुकाम हासिल करना था। इस वजह से मैंने इसको कभी, इस प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं, और निरंतर साधना और तपस्या से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ और सफल हो पाई, ठीक है। तो इस तरह की कहानी सुनकर दर्शकों के आंखों में आंसू आ गए। दैट इज व्हाट, दैट इज कैथारसिस। तो यहाँ पर प्यूरिटन एज की जो बात हो रही है वो प्योरिफिकेशन की बात हो रही है, टू प्योरिफाई द सोल्स। एंड व्हेनेवर यू हैव दैट सोल्स, दैट प्योर सोल्स, देन यू कैन हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब आप कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है देयर इज लॉट ऑफ रेपिटेशंस, दैट रेपिटेशंस इज फॉर यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार चीजें रिपीट करने से आपको वो चीजें याद हो जाएगी। तो यहाँ तक ये चीजें याद हो गई, और याद होने के बाद आपको लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन भी इसका रहेगा। अब मैंने प्यूरिटन एज की बात करी, जॉन मिल्टन की बात करी, द्वैतवाद की बात करी, और सबऑर्डिनेट की बात करी। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने में हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, देखिए मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और उस एग्जाम पैटर्न में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हम विश्वास के साथ सीखें। क्योंकि अभी हमने बात करी कि ह्यूमन बीइंग जितना ज्यादा विश्वास करेंगे, जितना ज्यादा प्योर सोल होगा, उतना ही ज्यादा गॉड से कनेक्शन होगा। वैसे ही इन वीडियोस पे आपको जितना ज्यादा फेथ और बिलीफ होगा, वैसे वैसे आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो इम्प्रोवाइज होते जाएंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम एग्जामिन करते रहते हैं, और उस एग्जामिन में हम अच्छी चीजें लेना भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इतने मेहनत से, इतने हार्डवर्क से जो ये वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं, इनको एग्जामिन करने की बजाय इनको ग्रैब करना सीखिए, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हमने ये बात सीखी। उसके बाद अब जॉन मिल्टन से रिलेटेड आपके जो सिलेबस में है उसमें गो फॉर प्रीवियस पेपर्स। यहां पर प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे आए, तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं आए कि जॉन मिल्टन की कितनी पत्नियां थी, जॉन मिल्टन की कौन सी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जबकि हमारे नोट्स में कुछ इसी तरह का स्टफ और कंटेंट होता है, और जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहां पर मेरी ये कोशिश है कि इस तरह के ऐसे फैक्ट्स आपको नहीं दिए जाए जो आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं करते। देखिए, इसी जॉन मिल्टन के टॉपिक को मैं एटलीस्ट 16 to 20 स्टाइल से पढ़ा सकती हूँ। 20 तरीके मेरे पास हैं, और उन 20 ही तरीकों में क्या होगा, उन 20 तरीकों में मेरी स्टाइल जो है वो चेंज होती जाएगी। वहां पर आपका कंटेंट जो है वो चेंज होता जाएगा। मेरे एक्सप्रेशंस और स्टफ दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं बता रही हूँ कि उसकी कितनी पत्नियां थी, कौन सी ने जहर खा लिया, वो कहाँ पे रहता था, उसके घर का एड्रेस क्या था। ये सब बातें हमारे लिए इररिलेवेंट है। तो जब ये बातें इररिलेवेंट है तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? तो रेलेवेंट आपको ये है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स एक टेबल बना लें कि इस वीडियो में आने चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो आपको आना चाहिए कि यहां पर इसकी जो एज थी, उस एज का, ठीक है, जॉन मिल्टन पर क्या फर्क पड़ा। एक पॉइंट तो आपको ये आना चाहिए। तो हमें ये पूरी एज पता होनी चाहिए और इसके वर्क्स पता होने चाहिए, तब जाके हमें इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।
सेकंड, मुझे क्या पता होना चाहिए कि जॉन मिल्टन की जो लाइफ थी, ठीक है, उसकी लाइफ की पूरी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी हमें नहीं करनी है। जॉन मिल्टन की जो लाइफ थी वो, उस लाइफ में हमें क्या निकालना है, लिटरेरी लाइफ कैसी थी, उसका थीम कैसा था, वो जो वर्क लिखता था उसकी कार्यशैली, उसकी लिखने की शैली जो थी वो कैसी थी, व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ राइटिंग्स ऑफ जॉन मिल्टन, कुछ एक तरह का जॉनरा होगा। सो व्हाट टाइप ऑफ जॉनरा वाज फॉलोड बाय जॉन मिल्टन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर और क्या पता होना चाहिए, जॉन मिल्टन के जितने भी वर्क्स हैं वो पता होने चाहिए। अब हमने जैसा विलियम शेक्सपियर में डिस्कस किया था, क्या कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं उसमें से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली कोटेशंस वर आस्क्ड एवरी टाइम। हमेशा विलियम शेक्सपियर के टॉपिक में से कोटेशन पूछी गई है। तो जॉन मिल्टन के टॉपिक में से क्या पूछा गया है, जॉन मिल्टन के टॉपिक में से पूछा गया है वर्क्स, फिर इस वर्क्स में पूछे गए हैं थीम, फिर इस थीम में पूछा गया है मोटिव, और फिर पूछा गया है लिटरेरी डिवाइस, और फिर पूछा गया है सोसाइटी से इंटरकनेक्शन, और पूछा गया है उसका जॉनरा। इस तरह से क्वेश्चंस जब आप पुराने प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तब आपको आइडिया होगा कि जॉन मिल्टन में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इनके वर्क्स में से किसी भी तरह की कोटेशन नहीं पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि इनके लिखने का स्टाइल कैसा था, इनके लिखने के जो जितनी भी राइटिंग्स थी उसका थीम क्या था, मोटिव क्या था, लिटरेरी डिवाइस क्या था, सोसाइटी से कनेक्टेड कैसे थे, ये सारी बातों पे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। और हम किस में पहुंच जाते हैं कि जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ कैसी थी। तो यहां पर जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ में तो हमें जाना है, लेकिन उस पर्सनल लाइफ में हमें कौन सी लाइफ का सेगमेंट देखना है, लिटरेरी लाइफ। यहां पर उनकी साहित्यिक विधा में कितनी पकड़ थी, उन्होंने क्या क्या लिखा, ऐसा क्यों लिखा, उसके कारण क्या थे, व्हाट वर द रीजंस एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिज राइटिंग इन सोसाइटी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, rather than all those personal facts which are completely irrelevant with the perspective of exams। तो देखते हैं इसमें कि क्या क्या उनके लिटरेरी लाइफ में चीजें हुई और क्या टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है। जैसे हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें और मैं यहां पर एक वर्ड लिख दूं, कौन सा वर्ड, यहां पर मैंने वर्ड लिख दिया प्रैग्मेटिक। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टिसिज्म का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टिक? तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो थे, ये सारे जो थीम थे, यही जॉन मिल्टन के राइटअप्स में हमें देखने को मिलते हैं और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का हमें पूरा एक्सरे करना है, पूरा ऑपरेशन करना है और समझना है कि कैसे चीजें हम एग्जाम में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, rather than going for nonsense stuff। यहां पर ऐसा स्टफ हमें बिल्कुल भी नहीं सीखना है क्योंकि उससे टाइम वेस्टेज भी होगा और हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो मैं आपके लिए वो चीजें लेके आई हूं जो एग्जाम पैटर्न के लिए फ्रूटफुल हैं। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई है और आपको ऐसा लगता है कि ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे एग्जाम में 100% लाए जाएं और कैसे जॉन मिल्टन की लिटरेरी लाइफ को आगे प्रोसीड करके देखा जाए कि क्या क्या इसकी लाइफ में हुआ, लिटरेरी लाइफ में, और इसने जो वर्क्स लिखे वो क्यों लिखे, अगर उसका रीजन आप भी जानना चाहते हैं तो don't forget to subscribe our channel and don't forget to watch the next video of the same sequel, right? That will be the part 2 of John Milton। तो यहां तक मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स बताया है what I am going to discuss in my next video। लेकिन यहां तक अगर आपको बातें समझ में आई हैं और कुछ इंटेरोगेशन आपके माइंड में हुआ है कि हाँ मुझे ये सब चीजें इतनी अच्छी तरीके से करनी है कि वापस इन चीजों को रिपीट करने के लिए मेरे पास टाइम ना हो, क्यों? क्योंकि तब तक आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, क्योंकि जो बिखरता है वही निकलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, सो व्हाट मेजर पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर द टॉपिक जॉन मिल्टन? So these are the prominent points which I have already written on the whiteboard and you have to just write it down in the form of notes or simply have a glance on it. What are those points? तो यहाँ पर इन points में मैंने डिस्कस किया है
कि जॉन मिल्टन की एज आप समझ सकते हैं 1600 से लेकर 1660 तक इनका रुतबा जो है वो समाज में रहा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि फटाफट से जैसे ये बॉर्न हुए 1608 में तब से ये माहौल बना या 1600 से ये माहौल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो माहौल है ये किसी एक दिन में या एक मोमेंट पे शुरू नहीं होता है कि अरे जॉन मिल्टन का बर्थ हो गया और उसके बाद में अब सब प्योरिटन वाली एज आ जाएगी एंड एवरीथिंग इज चेंज। ऐसा अचानक कुछ भी नहीं होता है। देयर इज नो सच एब्रप्ट चेंज इन द सोसाइटी बिकॉज द चेंजेस विच इज रिलेटेड टू रेवोल्यूशन और अ मूवमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जॉन मिल्टन की जो एज थी वो शेक्सपियरियन एज से कैसे अलग थी वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट वर द प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय जॉन मिल्टन विच वर डिफरेंट फ्रॉम एलिजाबेथन एज, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये पॉइंट्स जो आपको जहन में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, वो क्या है कि जॉन मिल्टन की जो एज कही जाती है वो नियर अबाउट 17th सेंचुरी की मानी जाती है। फिर आप कहेंगे कि इनका बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो जरूर एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखनी है एज अ फैक्ट रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। फिर आपको क्या याद रखना है कि एज ऑफ मिल्टन, यहाँ पर मिल्टन के एज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर मिल्टन के युग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मिल्टन के युग को ही कौन सा युग कहा जाता है? प्योरिटन एज कहा जाता है। ये पॉइंट आपने समझ लिया। नेक्स्ट, इस पूरे युग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो थी वो था क्रिटिसिज्म। अब ये क्रिटिसिज्म मतलब हम क्या समझते हैं? क्रिटिसिज्म मतलब न सिर्फ आलोचक, हालांकि हमने इसको थोड़ा सा कन्फाइन कर दिया है कि टू क्रिटिसाइज समबडी इज टू डू आलोचना। यहाँ पर क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होगा? अ काइंड ऑफ एनालिसिस, a process, a procedure to know the merits and demerits of an episode, that is called criticism। लेकिन यहाँ पर सीमित तौर पर क्रिटिसिज्म को क्या कहा जाता है? आलोचना कहा जाता है। कि क्रिटिसिज्म मीन्स जस्ट टू फाइंड आउट द नेगेटिव पॉइंट्स एंड ड्रॉबैक्स in any kind of episode. But here I mean to say that criticism was the integral part of the Puritan age. I mean to say that criticism means what? Criticism means to provide an analysis, एक विश्लेषण प्रदान करना, और उस विश्लेषण में क्या होगा? मेरिट्स भी होगी और डीमेरिट्स भी होगी। वो प्यूरिटन एज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या? क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट देखें, इट वॉज द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। It was the intellectual awakening in Europe, and the very important point, the theaters were closed। यहाँ पर जो एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो ड्रामा प्ले किए जा रहे थे, जो एक्शन हो रहे थे स्टेज पर, और जिस तरह के जो एपिसोड्स लोगों को पता चल रहे थे वो कैसे थे? वो सारे थिएटर में किए जाते थे। थिएटर्स वर लॉन्च ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? सारे के सारे जो थिएटर्स थे वो क्लोज कर दिए गए। कौन सी एज में क्लोज कर दिए गए? प्यूरिटन एज में क्लोज कर दिए गए। देखिए, इस एज से रिलेटेड हम किसी राजा की बात नहीं करेंगे, इस एज से रिलेटेड हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात नहीं करेंगे, इस एज से रिलेटेड हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है। इस एज से रिलेटेड हम वो बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आती है, और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं, इसलिए आपको अपना टाइम वेस्ट इन डोमेन्स में नहीं करना है। किस में करना है तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी में ये पॉइंट भी आएगा, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए? डेट ऑफ बर्थ, द सेकेंड पॉइंट इज क्रिटिसिज्म, एंड द थर्ड पॉइंट इज थिएटर्स वर क्लोज्ड। ये 3 पॉइंट आपको इस स्लाइड में ध्यान रखना है। उसके बाद क्या डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया या इनको नोट डाउन कर लिया होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी जॉन मिल्टन की, फिर इसकी एज का सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट क्या था? क्रिटिसिज्म, और इसकी एज में, इस प्यूरिटन एज में क्या घटना घटी? तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो घटी थी वो थी सारे के सारे थिएटर्स जो थे वो क्लोज कर दिए गए थे। अब हम वापस थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर के टाइम में जब थिएटर्स इतने बूम पर थे तो अभी यहाँ पर प्यूरिटन एज में ये क्लोज क्यों कर दिए गए, एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिटन एज एंड विलियम शेक्सपियर या एलिजाबेथन एज। इन दोनों में जब डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा तो हमें सारी बातें माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि दोनों की एज में क्या डिफरेंस था। Okay, so we were discussing about the difference between the Puritan age and Elizabethan age। ये Puritan age और Elizabethan age में आप मेरे साथ लिखेंगे कि क्या डिफरेंस था।
पहले इसको समझें और नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें तो उसमें देखें कि हमें क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलिजाबेथन एज में हमने सीखा था इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एज वेल एज फुल ऑफ होप, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पर एलिजाबेथन एज में जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ही ज्यादा आशावादी थे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग थे। और इसमें विलियम शेक्सपियर की सबसे ज्यादा प्रमुख जो ड्रामेटिक डिवाइस उसने यूज किया है दैट इज असाइड एंड सॉलिलोक्वी वाज देयर, ठीक है। असाइड और सॉलिलोक्वी को यूज करते हुए इंसान क्या करता था, अपने मानसिक संरचना में उसके जो असमंजस चल रहा है, जो विचार चल रहे हैं, जो इनर मोस्ट फीलिंग है, वो दर्शकों के सामने पेश करता था। तो यहाँ पर ये ड्रामेटिक डिवाइस जो है ये सबसे ज्यादा यूज किए गए ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, कि इनर मोस्ट फीलिंग व्यक्ति की बाहर आ रही है। जैसे हैमलेट कहता है टू बी और नॉट टू बी, तो यहाँ पर ये इनर मोस्ट फीलिंग बाहर आ रही है। फिर आपका ये मैकबेथ कहता है कि सारे समुद्रों का पानी, सारे ओशियंस का पानी भी मेरे हाथ का खून साफ नहीं कर सकता। इस तरह से उसका जो मेंटल एनिग्मा है, जो मेंटल फैटीग है, वो हमें देखने को मिलती है। तो इंसान की जो ये खुद की मानसिक संरचना में जो विचार चल रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस किया गया रादर देन गॉड। तो यहाँ पर असाइड और सॉलिलोक्वी को ज्यादा फोकस किया जा रहा है एलिजाबेथन पीरियड में। यहाँ के और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल और बहुत ही ज्यादा होपफुल जो ड्रामास थे इंसान से रिलेटेड, वो बात थी। नेक्स्ट हमने पॉइंट जो इसमें देख रखा था वो था ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म की बात हम पहले ही देख चुके थे। और फिर हमने देखा था क्या, हमने देखा था एक बात दैट वाज रिलेटेड टू लॉजिक, दैट इज रेनेसेंस। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम एलिजाबेथन एज में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और इन एलिजाबेथन एज में जो सबसे ज्यादा फेवरेट लोगों का था, जो थियोरेटिकल ड्रामास किए जाते थे थिएटर्स में, वो सारे के सारे ड्रामास जो थे अब उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, अब उनका पतन स्टार्ट हो गया और फाइनली कंप्लीट रूप से क्लोज कर दिए गए ड्यूरिंग प्यूरिटन एज। क्योंकि प्यूरिटन एज का सब्जेक्ट मैटर एलिजाबेथन एज से बहुत अलग था। इस एलिजाबेथन एज में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई थी, लव को, ठीक है। यहां पर भी प्यूरिटन एज में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर आप कहें तो ठीक है लव को दे देते हैं, बट प्यूरिटन मीन्स टू प्योरीफाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्योरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ जो प्यार की बात हो रही है और एलिजाबेथन एज में जो प्यार की बात हुई थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, कि यहाँ पर ये जो प्यार की बातें हो रही है, मोहब्बत की बातें हो रही है, वहाँ पर मोहब्बतें में कौन है, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय है। वहाँ पर ऑर्लैंडो और रोजालिंड है जो मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। और फिर रोजालिंड उसे बोलती है क्या, एज यू लाइक इट में बोलती है कि कोई भी प्यार से थोड़ी मरता है। तो यहाँ पर नोबडी डाइज इन लव, तो यहाँ पर ये प्रेम प्रसंग की बातें की जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी प्रेम प्रसंग है और वो प्रेम प्रसंग किससे रिलेटेड है, गॉड और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम कैसा है, ईश्वरीय प्रेम है, भक्ति भाव का प्रेम है एंड फुल ऑफ मिस्टिसिज्म। अब ये मिस्टिक मतलब क्या है, मिस्टिसिज्म मीन्स आपको परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आपको ईश्वर से रिलेटेड ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हाउ यू कैन गेट दैट विजडम। उस विजडम को प्राप्त करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं मिस्टिसिज्म। और मिस्टिक मतलब ऐसे लोग, जैसे आपने देखा है ना मिस्टिक्स में, अगर आप कहें तो जैसे आपके जो फकीर लोग होते हैं, जो मुसलमान में फकीर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं और उस चमत्कार से आपको समझ में ही नहीं आता है कि इन्होंने कैसे कर दिया, बहुत अनयूजुअल है ये, हम तो नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो फिर वो कहते हैं कि अरे बेटा, अगर ईश्वर में आपका दृढ़ विश्वास है, अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर की उस परम सत्ता में, तो वो परम सत्ता भी फिर आपको नाराज नहीं होने देती, वो भी आपका बखूबी साथ निभाती है। तो दैट इज कॉल्ड मिस्टिज्म and that mysticism can be gained through what, through meditation। इस विजडम को, इस मिस्टिक आइडियोलॉजी को प्राप्त करने का एक ही तरीका है मेडिटेशन, या फिर आप इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कंटेम्पलेशन। देखिए बिल्कुल भी भारी वर्ड नहीं है, इसको मैं हिंदी में भी साथ में साथ बोले जा रही हूँ।
तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। दैट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है मंथन करना, विचार मग्न हो जाना। तो यहाँ पर ये विचार मग्न हो गए हैं, किसमें? प्यूरिटन एज में। लेकिन यहाँ पर भी विचार मग्न हो गए हैं, लेकिन व्यक्ति अपने इनर मोस्ट थॉट्स को बाहर ऑडियंस के सामने पेश कर रहा है। और यहाँ पर ये जो कंटेम्पलेशन चल रहा है, ये किसी प्यार मोहब्बत का बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये मोहब्बत की बात हो रही है, लेकिन किससे मोहब्बत, किससे सरेंडर, किसके प्रति समर्पण भाव? तो वो ईश्वर के प्रति। जब ह्यूमन बीइंग, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि जब ह्यूमन बीइंग एक सबऑर्डिनेट हो जाता है और पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, किसको? गॉड को। अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देगा अगर गॉड को, तो गॉड भी उस पर अपनी ब्लेसिंग्स देगा। ठीक है, तो बाइबल में कहा भी गया है कि मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करूंगा, पर मुझसे पूछ के तो देखो, मुझसे मांग के तो देखो। अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा फैकल्टीज और कैपेबिलिटीज जनरेट कर दूंगा कि जो पिछले जमाने में हुआ करता था। कैसे? टाइम ट्रेवल, कि एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में है और दूसरे ही पल वो अमेरिका पहुंच गया। तो इस तरह का टाइम ट्रेवल मैं आज भी कर सकता हूं, इस तरह के मिरेकल्स। बट द ओनली थिंग इज योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, in that God entity which is completely supreme। तो इस तरह की बातें कौन से एज में कही गई? प्यूरिटन एज में कही गई। यहां पर गॉड से रिलेटेड बातें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहां पर तो सिर्फ ये मिलेगा कि दुनिया पित्तल की, किस किस तरह से धोखे दिए जाते हैं, किस किस तरह से प्यार मोहब्बत होती है, किस तरह से आपको डिसीव किया जाता है, व्हाट आर द थियरीज ऑफ डिसेप्शन, और किस तरह से ये इंसान जो है वो जन्म लेता है और किस तरह से वो मौत के आगोश में खो जाता है। तो ये सारी बातें, पूरे ह्यूमन बीइंग इसका जो सेंटर था वो एलिजाबेथन एज में था। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग प्यूरिटन एज में सेंटर नहीं है। यहाँ पर ये सेंटर क्या है? व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस प्यूरिटन एज? द कंटेंट इज कंटेम्पलेशन। सोचने पर मजबूर कर देना कि जब हमें लास्ट में मरना ही है तो हमारी क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए। वी शुड कंटेम्पलेट ऑन दैट। हमारा सरेंडर कितना होना चाहिए ईश्वर के प्रति, वो हमें सोचना चाहिए। हमें कितना भक्ति भाव रखना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए। सो दैट वाज द बेसिक पॉइंट ऑफ प्यूरिटन एज, दैट इज मिस्टिक आइडियोलॉजी। Love was also the point, but that love was the purification of a soul. That love was the surrender towards God. ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव, अपनी भक्ति को प्रेम कहा गया है। लेकिन यहाँ पर प्रेम मानवों के बीच में है, यहाँ पर प्रेम जो है वो ईश्वर के प्रति आपका समर्पण भाव है। कहते हैं ना हम कि मीरा का जो पल्लू है वो आपको रणछोड़दास मंदिर में, श्री कृष्ण मंदिर में, श्री कृष्ण की मूर्ति में वो समा गई, और कहा जाता है कि उनका जो पल्लू है वो उस मूर्ति के बाहर थोड़ा सा रह गया। तो इससे लोगों को अंदाजा हुआ कि अगर आप सरेंडर कर दें, अगर आपका भक्ति भाव बहुत चरम पर पहुंच जाए, बहुत क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए, तो क्या होगा? क्लाइमेक्स पर पहुंच जाने के बाद आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में बताया कि अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। अद्वैतवाद यानी कि दो, लेकिन यही अद्वैतवाद आगे चलकर एक फिलॉसफी और दी गई आदि शंकराचार्य द्वारा, जिसमें क्या बताया गया? द्वैतवाद। यानी कि ये क्या है? ये जो द्वैतवाद है, जो डबल सिम है, इस डबल सिम को आप एक कर सकते हैं। कैसे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कंटेम्पलेशन। आपने एक गाड़ी देखी होगी, उस गाड़ी का नाम है ज़ेन। ज़ेन मतलब क्या? ज़ेन मीन्स physically and mentally balance. That is a kind of meditation in which you can balance the equation of physical and mental. कई बार हम कहते हैं ना कि मेरा दिमाग कुछ और कहता है और मेरा दिल कुछ और कहता है। तो ये दिमाग और दिल को बैलेंस करने की जो इक्वेशन है, उस मेडिटेशन को कहा जाता है ज़ेन मेडिटेशन। तो यहाँ पर भी मेडिटेशन की बात हो रही है, कंटेम्पलेशन की बात हो रही है। देखिए, मैं जब भी जॉन मिल्टन के वर्क्स पे आऊंगी, उससे पहले आपको ये मिस्टिसिज्म पता होना चाहिए, उससे पहले आपको प्यूरिटन एज का मतलब पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ पाएगी। और इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या था? तो और इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन था प्रैग्मेटिक आइडियाज। अब ये प्रैग्मेटिज्म मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है प्रैक्टिकल आइडियाज। क्या होता है प्रैग्मेटिज्म का मतलब? प्रैक्टिकल आइडियाज। टू बी प्रैक्टिकल रादर टू बिलीव ऑन एब्स्ट्रैक्ट। वी शुड नॉट रिलाई ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज।
जो चीज हमें दिखती नहीं है उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए कि प्रैक्टिकली फाइनली जो हम कोई भी काम कर रहे हैं, फाइनली इवेंचुअली वो सारा काम किसके प्रति समर्पित होना चाहिए, गॉड के प्रति। और हमें ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट किसकी बात की गई है, गॉड भी तो एब्स्ट्रैक्ट ही है, हमारा फील भी तो एब्स्ट्रैक्ट ही है। तो यहाँ पर कौन से एब्स्ट्रैक्ट की बात की गई है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की बात की गई है आर फील, our emotions towards our relatives। अब आपके बच्चे के प्रति, आपके फैमिली में आपका खुद का जो बच्चा है उसके प्रति आपके एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस होंगे कि नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा उसे स्नेह करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर इस प्यूरिटन एज में महत्व दिया गया किसको, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को नहीं, प्रैक्टिकल आइडियाज को ज्यादा महत्व दिया गया कि जब इवेंचुअली भगवान के पास ही जाना है, जब आत्मा का मिलन उस परमात्मा से ही होना है, तो क्यों ना हम अभी से ही अपने कर्म को इतना ज्यादा प्योरीफाई कर दें कि आगे जाके हमें दिक्कत ना हो। दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म, एंड प्रैग्मेटिज्म वाज फॉलोड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूरिटन एज। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म मीन्स टू बी प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर जैसे हमें कहा जाता है एग्जाम्पल में, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर व्यापारी ऐसा करने लगे तो आप सोचे क्या होगा, अगर वो बिल्कुल सच बोले और जितनी चीज वो लाया है उतनी ही चीज में वो उसे बेच दे, तो यहाँ पर वो सच का अनुसरण कर रहा है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो उस अनुसरण में क्या उसका बिजनेस चल पाएगा, उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कोई चीज 20 रुपए में लाया है और उसी चीज को सच का अनुसरण करते हुए वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, दिस जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल कॉस्ट ₹20, तो यहाँ पर वो 20 रुपीज में ही उसे बेच रहा है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल आइडिया कहाँ हुआ, यहाँ पर हम तो इमोशनल हो गए कि नहीं नहीं हमेशा सच बोलना चाहिए, इसलिए मैं 20 रुपए में लाया हूँ, 20 रुपए में बेच दिया, तो मुनाफा तो कुछ हुआ ही नहीं। जबकि व्यापारी किस पर काम करता है, व्यापारी काम करता है प्रॉफिट और लॉस पर, कि वो 20 रुपए में कोई सामान लाया है तो उसे 50 और 100 रुपए में बेच रहा है, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक आइडियाज, दैट इज कॉल्ड टू बी प्रैक्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से, इमोशन से कुछ नहीं होता। वो भावुक हो गया और उसने कहा चलो मैं 20 रुपए में लाया, आपको वापस 20 रुपए में ही दे देता हूं, तो इस तरह से वो भावुक अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल आइडियाज को ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है रादर देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, रादर देन इमोशंस, इमोशंस रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड। इसको हम कहेंगे what is the term used for that, that is pragmatism। एक चीज और समझ ले, मुझे अभी स्ट्राइक हुई तो मैं आपको बता ही देती हूँ, फिर शायद मैं बाद में भूल जाऊं कि कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर ये बोलते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल और दिस कमोडिटी। देखिए, कॉस्ट जो है वो मिसयूज वर्ड है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड्स में। जब भी दुकानदार कोई सामान खरीदेगा, दुकानदार आई एम सेइंग, तो दुकानदार जो सामान खरीदेगा वो जो पैसे देगा उस सामान को खरीदने के, उसको हम कहेंगे कॉस्ट। लेकिन जब ग्राहक उस सामान को खरीदेगा तब वो कहा जाता है प्राइस। डू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर हम भी बोल देते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ दिस पेन बोलना गलत होगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, क्योंकि कॉस्ट वर्ड किसके द्वारा यूज किया जाएगा, दुकानदार द्वारा। जब दुकानदार बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे आर्टिकल्स और कमोडिटीज को एक साथ खरीदता है और उसके बदले में पैसे देता है, दैट इज कॉस्ट। लेकिन ग्राहक जब उस सामान को खरीदता है तो दैट इज प्राइस। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म हमने सीखा, हमने कंटेम्पलेशन देखा, हमने मिस्टिक आइडियाज देखे और प्यूरिटन एज का मतलब समझा, प्योरीफाई आवर सोल। और प्योरीफाई आवर सोल में हमने ये भी जाना कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है जब व्यक्ति की आत्मा कैसी हो, पवित्र, जब व्यक्ति की आत्मा कैसी हो, अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। तो यहाँ पर गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच में ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है और लव के साथ इस कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। बट दिस लव इज नॉट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, बट दिस लव इज बिटवीन गॉड एंड अ ह्यूमन बीइंग। एंड हाउ दिस कैन बी अचीव, थ्रू प्योरीफाइड सोल। यहां तक हमने बात सीखी और इसका एक फैक्ट आता है, ये आपने लिख लिया होगा यहां पर, व्हाट इज द डिफरेंस। और इसका फैक्ट हम सीखेंगे कि प्यूरिटन एज का और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, तो उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट था मेटाफिजिकल आइडियाज। ये मेटाफिजिकल आइडियाज तो थे, ये इससे पहले जॉन डन ने
पॉपुलराइज किए थे, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है? मेटाफिजिकल का, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। मेटा का मतलब देखिए, मेटा मीन्स बियॉन्ड, परे, मेरी समझ से परे है, दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जो दृश्य है ये इतना सुंदर होगा, दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो मेटा मतलब बियॉन्ड होता है और फिजिकल मतलब फिजिकल रियलिटी होता है। मेटा बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, तो पूरा वर्ड क्या हो गया मेटाफिजिकल? दैट इज बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी। मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो भी हमारी इस फिजिकल रियलिटी से, हमारी ये जो बॉडीज है ह्यूमन बीइंग की, इस शरीर से परे अगर कुछ है तो दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल रियलिटी। ओके, गॉट इट? तो जॉन डन ने ये वर्ड कॉइन किया था और उसके बाद में जॉनसन ने भी इसको पॉपुलराइज किया और मेटाफिजिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया जॉन डन के द्वारा। और उसके बाद में प्योरिटन एज में भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। किसको? मेटाफिजिकल एज को। ये मेटाफिजिकल टर्म जो है वो किस रेफरेंस में यूज़ किया गया? दैट इज फॉर गॉड, ये ईश्वर के लिए यूज किया गया। दैट इज मेटाफिजिकल डिवाइसेस, मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल सोनेट्स, कि हम अपने इस शरीर से ऊपर उठ के देखें, अपने इस शरीर से परे जाकर देखें कि दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, मेडिटेशन क्या है। जस्ट पॉन्डर ऑन दिस थिंग of contemplation and you will get to know that there are various domains through which we can go across what? We can go across this quantum theory। तो ये क्वांटम थ्योरी जो है इसको क्रॉस कर सकते हैं हम फिजिकल अपने शरीर से परे जा सकते हैं। कब? मेडिटेशन के थ्रू, कंटेम्पलेशन के थ्रू। तो मेटाफिजिकल का यही थीम था कि आप इस शरीर से परे चले जाएं। और शरीर से परे कब चले जाते हैं? जब आप साधना करते हैं, क्योंकि साधना में कहा जाता है कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा साधना में विश्वास करते हैं तो आपके साथ अलौकिक चीज़ें होने लगती हैं और आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है और ईश्वर से कनेक्शन हो जाता है। और ईश्वर से कनेक्शन होने के बाद में आपकी खुद की दुनिया जो है वो पूरी तरह बदल जाती है। हम जो ट्रिवियल चीज़ों पर झगड़ा करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अब उन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ जाते हैं, जिसको भगवत गीता में कहा जाता है निर्लिप्त हो जाना। निर्लिप्त हो जाना मतलब क्या होता है कि हम इस दुनिया में हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम निर्लिप्त भाव से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई सा भी इस दुनिया के जो गंदे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पर चिपके हुए नहीं है। निर्लिप्त, लिप्त यानी कि उसमें इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, और निर्लिप्त मतलब उसमें इंडल्ज नहीं होना। तो यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से परे चले जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और बौद्ध धर्म में भी ये कहा गया है कि आपको निर्वाण प्राप्त मरने के बाद ही नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती है। आप फिजिकली फिट रहते हुए, फिजिकली एक्टिव रहते हुए भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। तो महात्मा बुद्ध जैसा मेडिटेशन किया करते थे, उसी में उन्होंने वर्ड कॉइन किया, दैट इज निर्वाण। निर्वाण यानी कि हमारी सारी जो डिजायर्स हैं, सारी जो बातें हैं जो इस दुनिया से रिलेटेड हैं, हम ये चाहते हैं हे भगवान BMW कार आ जाए मेरे पास, हे भगवान मैं इतने करोड़ों की संपत्ति के मालकिन बन जाऊं। तो इस तरह की डिजायर्स जो है वो आपकी शांत हो जाती है और फिर भी आपका शरीर जो है वो सक्रिय अवस्था में है। सो दैट इज कॉल्ड निर्वाण, दैट इज कॉल्ड मुक्ति, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है कि इन मेटाफिजिकल आइडियाज में क्या होगा, आपको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी और आपकी ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये जो शरीर का आपको इतना मोह है, ये सारा मोह आपका खत्म हो जाएगा। किसके थ्रू? थ्रू मेटाफिजिकल पोएट्री, थ्रू मेटाफिजिकल आइडियाज। तो ये मेटाफिजिकल आइडियाज भी प्योरिटन एज में बहुत ज्यादा फेमस हुए। अब अगर इस एज में कोई चीज इग्नोर की गई होगी तो वो क्या होगी? इग्नोरेंस वॉज देयर फॉर वॉट? फॉर अ काइंड ऑफ ट्रिवियल और चीप लव। इंसानों के बीच में प्यार को इग्नोर किया गया, तुच्छ माना गया, चीप माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे उद्देश्य इससे कहीं बड़े हैं।
कितने बड़े हैं कि हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, न कि अपना जीवन ऐसे ही फिजूल में जाया कर दें। इंसानों के बीच में प्रेम तो कैसा होता है, मॉर्टल, लेकिन ईश्वर से किया गया प्रेम इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। तो यहाँ पर इमॉर्टल प्यार को ज्यादा तवज्जो दी गई है, बजाय कि ये मॉर्टल प्यार को जो कि इंसानों के बीच में होता है खत्म हो जाता है। लेकिन ईश्वर से किया गया प्यार हमें न सिर्फ इस जीवन में बल्कि आगे आने वाले कई जीवन में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है, हमें एक स्ट्रेंथ गिविंग बॉर्नविटा पाउडर साबित हो सकता है। सो दैट वाज द थीम ऑफ प्यूरिटन एज, दैट हैविंग मेटाफिजिकल पोएट्री, having mysticism, having the kind of notions which is beyond this physical reality, इसी को हमने कहा मेटाफिजिकल। और क्या क्या पॉइंट्स हैं जानते हैं इस प्यूरिटन एज में, और उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे जॉन मिल्टन के प्रोमिनेंट वर्क्स। नाउ अगेन यू हैव टू जॉट इट डाउन द इंपॉर्टेंट लाइन्स रिलेटेड टू प्यूरिटन एज। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट लाइन्स? द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्नामेंटल लैंग्वेज वाज अवॉइडेड। जो भी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, तो जिस भी तरह की भाषा का प्रयोग विलियम शेक्सपियर के टाइम में किया जाता था, वो ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज का प्रयोग अब बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्नामेंटल लैंग्वेज शेरो शायरी और बहुत अच्छी लाइंस, बहुत अच्छी कोटेशंस यहाँ पर किसके लिए की जाती हैं? मानव को इम्प्रेस करने के लिए की जाती है। ठीक है, इंसान को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी शेरो शायरी का प्रयोग किया जाता है कि आप जो है इंसान, आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो उसके पेट से होकर जाता है। तो इस तरह से शेरो शायरी का जो कल्चर था वो एलिजाबेथन एज में ज़्यादा था, लेकिन प्यूरिटन एज में इस कल्चर को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज वॉज अवॉइडेड। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ गॉड। एब्सोल्यूट सोवरन, सोवरन एक पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है। सोवरन का मतलब होता है, सोवरन आई मीन टू से दैट देयर इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिसीज। यहाँ पर हमारा जो भारत देश है वो एक सोवरन स्टेट है। सोवरन स्टेट का मतलब क्या कि भारत देश अगर कोई भी निर्णय लेता है, भारत सरकार अगर कोई भी निर्णय लेती है, तो वो बाहरी देशों के जितने भी बाहर के देश हैं, हमारे देश के अलावा जितने भी बाहर के देश हैं, वो हमारे निर्णय पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं करेंगे। भारत देश जो फैसला ले रहा है उस पर दूसरे देशों का कंट्रोल या दूसरे देशों की मॉनिटरिंग नहीं होगी। हम अपना निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इसको कहते हैं हम सोवरन। तो यहाँ पर ये सोवरेनिटी मेंटेन की जाती थी प्यूरिटन एज में, और वो सोवरेनिटी किसकी थी? वो सोवरेनिटी थी गॉड की, कि हमें हमेशा समर्पण भाव के साथ ईश्वर पर सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहिए। तो दैट वाज कॉल्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब सारे निर्णय जो हैं वो ईश्वर के द्वारा लिए जाते हैं। हमारा ये जीवन, हमारी मौत, हमारे जीवन में हुए सारे एपिसोड्स वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं? बाय गॉड। एंड वी आर जस्ट द टिटुलर बॉडीज। तो इस टिटुलर बॉडीज, हम सिर्फ उसके हाथ की बनाई हुई कठपुतलियां हैं। वो जैसा हमें नचाता है हमें वैसा नाचना चाहिए। सो दैट इज सोवरेनिटी ऑफ गॉड। नथिंग इज बियॉन्ड और बिलो दिस सोवरन पावर, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड। तो इस ईश्वर के प्रति ही हमें अपना समर्पण भाव रखना चाहिए और खुद डेढ़ शाने बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट वॉज द की मैसेज ऑफ प्यूरिटन एज। और नेक्स्ट देखें, कुछ इस एज में कुछ जो डिवाइसेस हैं वो भी बहुत अच्छे यूज हुए, कुछ नोशंस है वो यूज हुए कि इस एज में एपिक का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा, जो कि हम अपने लिटरेरी फॉर्म्स में यूज कर चुके हैं। एपिक मतलब क्या? एपिक मतलब महाकाव्य। तो जॉन मिल्टन ने बहुत अच्छे अच्छे एपिक लिखे हैं, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन। तो इस तरह के एपिक से क्या पता चलता है? तो इस तरह का जो एपिक था उसमें आपका कोर जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड होगा? वो गॉड से रिलेटेड होगा, न कि इंसानों से रिलेटेड। महाकाव्य में सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड होती है? हम देख चुके हैं रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत में जो बातें रिलेटेड हैं वो कैसी हैं? हैविंग अ फिक्शनल टच। तो यहाँ पर फिक्शनल टच दिया जाता है और ईश्वर से संबंधित सारी बातें की जाती है।
वो इस प्यूरिटन एज में बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई और उसी को हमने कहा एपिक। फिर इस प्यूरिटन एज में जॉन मिल्टन द्वारा सोनेट्स भी बहुत लिखे गए। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हों तो उसमें मैं बात कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम कि पेट्रार्कन एज was also called, Petrarchan sonnet was also called Miltonic sonnet। तो यहाँ पर ये मिल्टॉनिक सोनेट्स जो है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए और सोनेट्स इस जो एज है प्यूरिटन एज इसमें ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि सोनेट्स जो पॉपुलर हुए वो भी उनका कोर पार्ट भी, उनका जो सेंटर है, जो विषय वस्तु है वो भी किससे रिलेटेड होगी, गॉड से रिलेटेड होगी। आपका एपिक का जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड होगा, गॉड से रिलेटेड होगा। एंड द आइडिया, द फीलिंग, द काइंड ऑफ नोशन वाज व्हाट, सबलाइन। ठीक है, जो विचार थे वो कैसे थे, सबलाइन। सबलाइन मतलब इस दुनिया से परे। ठीक है, इस दुनिया में जो भी बातें हो रही है, सास बहू की घर घर की कहानियां, ठीक है, वो सारी घर घर की कहानियां यहाँ पर न होकर यहाँ की विषय वस्तु प्यूरिटन एज की क्या थी, विषय वस्तु थी ईश्वर से रिलेटेड, कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए, ईश्वर के प्रति जो अपनी भक्ति है वो कैसे प्रदर्शित की जाए, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव कैसे व्यक्त किया जाए। तो ये सारी बातें जब की जाती है दैट इज कॉल्ड सबलाइन। सबलाइन यानी कि बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत ही ऊंचे स्टैंडर्ड्स की बातें, उसको हम कहते हैं सबलाइन। इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी कि बहुत ही मीन मेंटेलिटी की बातें, जो कहानी घर घर की जो हम बोलते हैं कि भाई उसकी सास ने उससे क्या कहा, 2 बार उसने बर्तन मांजे थे तो 5वीं बार उसको मांजने चाहिए थे। तो इस तरह की जो बातें होती है वो इस संसार से रिलेटेड होती है और ये संसार तो पूरा एक वेब नेटवर्क है, इसमें हम फंस के रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पूरी जिंदगी बीत चुकी है। तो यहाँ पर लास्ट में फिर हमें एहसास होता है, कब होता है, तो कहा जाता है कि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ रही होती है तब पूरा एक फ्लैशबैक चलता है, पूरा रिव्यू चलता है और हमारी पूरी जिंदगी की घटनाएं हमें हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है। लेकिन कब, जब ये जिंदगी पूरी हो चुकी है, हमारी आत्मा इस शरीर से अलग हो चुकी है, तब हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। तो अफसोस, गलत जवाब। तो इस तरह से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वी वर कंप्लीटली हेल्पलेस और वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि हमारी आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी है। या फिर कहा जाता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद होती है, लेकिन वो इस संसार में आने के बाद वो सारी बातें भूल चुका होता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है सबलाइम थॉट्स की, कि ऐसे थॉट्स होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ जिनका कोर कंटेंट क्या होना चाहिए, गॉड रादर देन ह्यूमन बींग्स। तो ये बात भी प्यूरिटन एज में बहुत ज्यादा की गई। फिर बात आती है कंसीट की। व्हाट वाज कंसीट? कंसीट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंडेड मेटाफर। कंसीट को क्या कहते हैं? कंसीट को कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर, राइट। मेटाफर हम सीख चुके हैं कि मेटाफर में लाइक और एस का प्रयोग नहीं होता है। मेटाफर इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, मेटाफर इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स हैविंग वन सिमिलर ट्रेट। तो उसको हमने कहा था मेटाफर। अब कंसीट क्या होता है? कंसीट मेटाफर के बड़े भैया हैं, यानी कि एक्सटेंडेड मेटाफर। इसमें क्या होता है? इसमें फैंसी थॉट्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? रिटोरिकल, बिल्कुल भी रियलिस्टिक, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। ये बिल्कुल कैसे होते हैं? फैंसी होते हैं और रिटोरिकल होते हैं। रिटोरिकल मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि रिटोरिकल मतलब होता है जब कोई क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि वो बार बार आपके सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। तो यहाँ पर रिटोरिकल क्वेश्चंस में कभी भी इन क्वेश्चंस का आंसर आपसे नहीं मांगा जाता, सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाता है। दैट इज, अगर मैं कहूं कि मुझे पागल समझ रखा है क्या आपने, तो यहाँ पर मुझे पागल समझ रखा है अगर पेरेंट्स कहें तो हम उनको यूं थोड़ी बोलेंगे कि हाँ हाँ मैंने तो समझ रखा है। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिटोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिटोरिकल लैंग्वेज यूज की गई है कंसीट में। कंसीट इज एक्सटेंडेड मेटाफर। ये मेटाफर का ही बड़ा भैया है और ये फैंसी आइडियाज को डिनोट करता है। जैसा कि हम मेटाफर में देख चुके हैं कि दो डिसिमिलर थिंग्स हैं, उसमें एक सिमिलैरिटी देखी जाती है, वैसा ही कंसीट में होता है। लेकिन
किस तरह से होता है, तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज फार फेच्ड आइडियाज। फार फेच्ड आइडियाज मतलब दूर दूर के आइडियाज, फार फेच्ड जो हमारी पहुंच जहां तक नहीं है, तो वहां पर ऐसे ऐसे आइडियाज को बताया जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कंसीट में बताया जाता है। तो जब सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना करना इम्पॉसिबल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैव दोज थिंग्स, उसको हम कहते हैं कंसीट। तो कंसीट क्या हुआ, एक्सटेंडेड मेटाफर हुआ। जैसे जॉन डन ने भी फार फेच्ड इमेजरी यूज की है, कैसे, जैसे उनकी एक पोयम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ लो, कैच कर लो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसने यह बताया है कि जैसे एक टूटते हुए तारे को कैच नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक लेडी की जो फिडिलिटी है उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये लेडी की इनफिडिलिटी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं और बताते हैं कि जैसे एक लेडी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसी तरह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जैसे एक टूटते हुए तारे को कैच नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने, दैट इज कंसीट। और कंसीट मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर। ये मेटाफर का बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की जा रही है, तब उसको हम बोलेंगे कंसीट। मेटाफर तो भाई दो चीजें हैं और उन दो चीजों में क्या समानता है और उस समानता को हमने उस पर आरोपित कर दिया, ये हमने मेटाफर में सीखा था। लेकिन एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या है, भाई टूटते हुए तारे को कैच कर लो, कैसे पॉसिबल है कैच करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और उसी से फिर तुलना की गई है किसकी, एक महिला की, लेडी की, कि लेडी भी उसी तरह चंचल होती है, इस पर विश्वास करना इतना ही मुश्किल है जितना किसी टूटते हुए तारे को पकड़ना। तो इस तरह से उसने जो कंपैरिजन किया है वो क्या हुआ, वो हुई आपकी फार फेच्ड इमेजरी। तो यहाँ पर फार फेच्ड इमेजरी के लिए आप लिटरेरी डिवाइस यूज करेंगे, दैट इज कंसीट। और कंसीट होता क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर। इसमें ऐसी बातें बताई जाती है जो हमारी समझ से परे होती हैं, और उस समझ से परे को इंग्लिश में हम बोलते हैं फार फेच्ड इमेजरी। फार फेच्ड इमेजरी यानी कि कल्पना से परे। तो कंसीट में क्या होगा, कल्पना से परे। हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, अब यहाँ पर किसने, जो डेविल है उसका जो पैर है वो दो में डिवाइड कर दिया, किसी को पता नहीं है। तो जैसे किसी को पता नहीं है कि किसने उस डेविल का फुट जो है दो में डिवाइड कर दिया, वैसे ही किसी को पता नहीं है कि ये जो वुमेन होती है ये इतना अनफेथफुल क्यों होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाफर ने के क्या कहेंगे, हम कंसीट कहेंगे। जैसे किसी को पता है क्या कि चुड़ैल के जो पैर होते हैं वो उल्टे क्यों होते हैं, जैसे कोई ये नहीं बता सकता कि चुड़ैल के पैर उल्टे क्यों होते हैं, वैसे ही कोई ये नहीं बता सकता कि महिला इतनी चंचल क्यों होती है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल कंसीट। और हमें सीखना है प्यूरिटन एज से रिलेटेड, तो क्या सीखना है, देखिए आपने इधर देखा होगा कि मैं ये जो सारी बातें बता रही हूं वो किससे रिलेटेड है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर लिटरेरी डिवाइसेस, these are all related to your dramatic devices, these are all related to your what, the literary life of that Puritan age. Puritan age में जॉन मिल्टन की जो लिटरेरी लाइफ थी उससे रिलेटेड ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, और ये किसी भी तरह का कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये खुद का मेरा मौलिक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखने वाले हैं प्यूरिटन एज में, वो हम देख रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज इल्यूजन। इल्यूजन नहीं है ये, ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन और एल्यूजन। क्या होता है एल्यूजन या इल्यूजन, देखते हैं इसको। इल्यूजन का मतलब तो क्या होता है, भ्रम। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा भ्रम है कि एग्जाम होने वाले हैं और मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो ये मेरा इल्यूजन है। पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ, तो सिलेक्शन कहां से होगा, तो दैट इज भ्रम। लेकिन एल्यूशन क्या है, एल्यूशन मींस बिब्लिकल रेफरेंस। एल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिब्लिकल रेफरेंस। बिब्लिकल रेफरेंसेस आर कॉल्ड एल्यूजन्स, व्हाइल इल्यूजन इज कॉल्ड भ्रम। तो इससे तो हमें अभी कोई मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें प्यूरिटन एज में एल्यूजन से मतलब है, दैट इज बिब्लिकल रेफरेंसेस।
जैसा कि हम कहते हैं ना, हम भी महाभारत के भीष्म पर्व में जो बात की गई है, भगवत गीता की जो बात की गई है, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, उससे रिलेटेड हम आज भी कुछ लाइनें कोट करते हैं निष्काम कर्म की, और बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो यहाँ पर इस तरह से जो लाइनें बोलते हैं वो क्या होगी, वो कोटेशंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भगवत गीता। और जिस तरह से उसमें आत्मा के बारे में जो बताया गया है कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, ये नश्वर है, ये कभी मरती नहीं है, उसी तरह से इंग्लिश में भी बिब्लिकल रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं। और जो वो बिब्लिकल रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्यूजन्स। बाइबल में कुछ छोटी छोटी स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे एपिसोड्स को बताया गया है। वो छोटी छोटी स्टोरीज, वो छोटे छोटे एपिसोड्स जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, उन स्टोरीज और एपिसोड्स को फिर से वापस कहीं आपके पोएट्री में, आपके राइटअप्स में, आपके लेख में अगर इन स्टोरीज और एपिसोड्स को फिर से इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एल्यूजन कहा जाता है। और ये एल्यूजन हमेशा हमेशा कहाँ से लिए जाते हैं, बाइबल से लिए जाते हैं। कि बाइबल में जितनी कहानियां बता रखी हैं, बाइबल में जितने एपिसोड्स बता रखे हैं, उनको फिर से अपने राइटअप में इन्वॉल्व करना। जैसे द्रौपदी ने कहा था, किससे, अपना, द्रौपदी ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे तो ऐसा पति चाहिए जिसमें ये विशेषता हो, ये हो, वैसे हो, यूं हो। तो यहाँ पर सारी विशेषताएं एक साथ तो मिलने से रही, तो क्या हुआ, फिर द्रौपदी को 5-5 पति दे दिए गए, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि एक ही इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज होना पॉसिबल नहीं है, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता है। तो बेटर है कि आप 5 स्टार ले लीजिए। और इस तरह से देखा गया कि उन 5 में अलग अलग क्वालिटीज थी जो कि द्रौपदी ने प्रार्थना करी थी। तो यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि ये जो स्टोरीज और एपिसोड्स हैं, ये स्टोरीज और एपिसोड्स भी इसी तरह के कुछ वाक्य को बताते हैं, और वो जब किसी राइटअप में इन्वॉल्व किए जाते हैं तो एल्यूजन कहलाते हैं। जैसे जॉन मिल्टन ने अपने वर्क में एक एल्यूजन यूज किया है, जिसका हम एग्जाम्पल आगे भी देखने वाले हैं, और वो एल्यूजन है आपका टैलेंट। टैलेंट मतलब हमने क्या सीखा है, टैलेंट मतलब हमने सीखा है इंडियाज गॉड टैलेंट। किसी में भी जो हुनर है उसको टैलेंट कहा जाता है। किसी में कोई अगर विशेष बात है, कुछ एट्रीब्यूट है, उसको हम टैलेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टैलेंट को जोड़ा गया है किससे, एल्यूजन से। यहाँ पर बाइबल में टैलेंट का मतलब करेंसी माना गया है। यहाँ पर टैलेंट का मतलब बाइबल में क्या बताया गया है, टैलेंट का मतलब पैसे बताया गया है, कि जो पैसे हैं, ये जो मनी है, ये मालिक टैलेंट को अपने सर्वेंट्स में बांट देता है। तो यहाँ पर टैलेंट को बांट देता है मतलब हुनर को बांट देता है नहीं, यहाँ पर एक मालिक है, उसके 3 नौकर को वो बुलाता है और उनमें बराबर रूप से टैलेंट को यानी कि करेंसी को बांट देता है। एक टैलेंट एक नौकर को देता है, 1 रुपया दूसरे नौकर को, और तीसरा रुपया तीसरे नौकर को देता है। तो वो जो रुपया जो हम वर्ड बोलते हैं, वहां पर बिब्लिकल एल्यूजन में इसको बोला गया है टैलेंट। तो यहाँ पर टैलेंट हम किसको मानते हैं, हुनर को, लेकिन उस कहानी में टैलेंट किसको माना गया है, पैसे को, करेंसी को। और ये करेंसी और पैसा, ये स्टोरी, ये एपिसोड, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, बाइबल से लिया गया है। बाइबल में एक स्टोरी है 3 सर्वेंट्स की और मालिक की। तो वो 3 सर्वेंट्स और मालिक की जो स्टोरी है उसमें टैलेंट यूज किया जाता है, एक करेंसी यूज की जाती है, और वहां से ये स्टोरी जॉन मिल्टन ने अपनी पोयम में ले ली, दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो अब यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दैट व्हाट इज टैलेंट, एंड द वर्ड्स एंड द ऑप्शंस गिवन हियर, इट इज एपिक और इट इज एल्यूजन और इट इज इल्यूजन और ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पर आप क्या आंसर नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर होगा द टैलेंट इज एल्यूजन। एल्यूजन मतलब बिब्लिकल रेफरेंस, बाइबल से जो भी कहानियां ली जा रही हैं उसको हमने कहा एल्यूजन। तो इस तरह से हमारे पढ़ाई करने की अप्रोच होनी चाहिए कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। 90% बच्चों को पता ही नहीं है ये कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कि क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपको ये बातें पढ़नी है, rather than going into the personal life of a writer कि how many wives were there, when and how did he died, और इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत कम ही पूछी जाती हैं। पूछे जाते हैं तो राइटर के वर्क
विलियम शेक्सपियर की कोटेशन, और जॉन मिल्टन में से आपसे कोई कोटेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा उसके वर्क और वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, और वो टर्म्स मैं सारे आपको डिस्कस करूंगी। आई प्रॉमिस दैट कि जितने भी टर्म्स जॉन मिल्टन के जो प्रोमिनेंट टर्म्स हैं, प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, वो सारे मैं आपके साथ इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगी कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी विदाउट यूजिंग एनी बुक। Without the help of any book, you will able to catch all these concepts and terminology which it seems to be very tough. So thank you all of you, and before that, jot down all the notes